हेलो प्रियांक, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर। आप बताएं। मैं ठीक हूँ। और आप बताइए, आप मिलके कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे? आपसे जी कुछ क्वेरीज थी, जी क्या क्वेरीज आप पूछना चाह रहे हो रिलेशनशिप के बारे में? सर, मैं डी डॉलराइजेशन के बारे में जानना चाह रहा था हाँ। कि ये किस तरह से रियल एस्टेट में इफेक्ट करेगा या ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझना चाहते हो कि जो एक ग्लोबल फिनोमेना शुरू हुआ है डी हम्म। डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके, हम्म। इसका इम्पैक्ट हमारे हिंदुस्तान के रियल एस्टेट में क्या है, आप ये पूछना चाहते हो? बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 30-35 साल, 40 साल पीछे जाना पड़ेगा कि डी डॉलराइजेशन या क्यों वर्ल्ड आज यहाँ तक पहुंची है। और पेट्रो डॉलर क्या है जिसकी वजह से डॉलर पूरी दुनिया में फैल गया है। हम्म। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्पेशली अराउंड लेट 50s या अर्ली 60s में, जब मिडल ईस्ट में, जब तेल का, ऑयल का, जब यू नो व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड देयर, तो ये सारी कंपनीज मोस्टली वेस्टर्न कंपनीज थी, फ्रॉम द यूके एंड द यूएस। तो उन्होंने चला, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके ओके। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है फिर आप मेरे से पूछना। श्योर सर। तो इन कंपनीज को जब ये ऑयल मिला, एंड दे रियलाइज कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सो दे प्लेड अ ट्रिक, या दे कंसीव्ड एन आइडिया कि किस तरीके से इन मिडल ईस्ट के कंट्रीज को एक प्रोटेक्शन के नाम पे उनके ऊपर डॉलर को थोपा जा सके, जो उनको महसूस भी ना हो, और धीरे धीरे डॉलर का स्प्रेड दुनिया भर में फैल जाए। अब ऑयल एक ऐसा रिसोर्स था जिसकी जरूरत हर कंट्री को थी। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि यूएन चार्टर में तकरीबन 194 कंट्रीज हैं। तो 194 कंट्रीज में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको डॉलर नहीं चाहिए? सबको ही चाहिए था। सबको चाहिए। हम्म। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1950 से अगर हम देखें, तो जैसे जैसे कंट्रीज को ऑयल की जरूरत पड़ी, तो वो मिडल ईस्ट से, चाहे वो सऊदी हो या कुवैत हो, इन सब कंट्रीज से उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। एंड इन ल्यू ऑफ दैट उनको डॉलर देने की कंडीशन रखी गई। जी। तो डॉलर कहाँ पे प्रिंट होता है? डॉलर तो यूएस में प्रिंट होता यूएस है। में। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, डॉलर पूरे दुनिया भर में फैल गया। ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल बेसिकली समझ लीजिए। अब हम आ जाते हैं आज के दिन पे। तो अब क्या हो रहा है? अब ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? पहले पूरे दुनिया भर में अमेरिका का आधिपत्य था। ठीक है, स्पेशली हम्म। कोल्ड वॉर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। correct। तो अमेरिका वॉज दी सुपर पावर, वो हर तरीके से सुपर पावर था, अभी भी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। बट क्या हुआ, बहुत सारी ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमीज उठ के खड़ी हुई, जैसे कि आप मान लेते हैं चाइना है या इंडिया है। अब इन कंट्रीज ने डॉलर के आधिपत्य को, डॉलर की सुप्रीमेसी को धीरे धीरे अपने तरीके से चैलेंज करना शुरू किया। इसमें इंडिया ऐसा है जो एकदम अपफ्रंट आके डॉलर को चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज हम्म। हमारे बड़े इकोनॉमिक मीनिंगफुल टाइज यूएस के साथ हैं, और हमारे बड़े सारे इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज के बीच में है। बट जहां जहां ये पॉसिबल हुआ, उन कंट्रीज में डॉलर को, या उन कंट्रीज से जब इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट शुरू किया, जैसे कि रशिया यूक्रेन के वॉर में आपने देखा ही होगा, आपने सुना है कि इंडिया ने जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है, उस इंपोर्टेड ऑयल के अगेंस्ट जो हमने उनको पैसे देने थे, वो डॉलर के बजाय हमने उनको रुपी में देना शुरू किया। ठीक है। अब डॉलर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए थे। अगर हम उनको डॉलर देते भी, तो वो डॉलर को यूज नहीं कर पाते। तो हमने रशिया को रुपी में ऑयल के साथ ट्रेडिंग शुरू की। इसके साथ साथ हमने ईरान के साथ भी जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, वो ऑयल ईरान, क्योंकि ईरान के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे, तो किसी तरीके से हमने ईरान को भी रुपी में ट्रेड करना शुरू किया, इन एक्सचेंज ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑयल। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दो बहुत ही स्ट्रांग कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, एक तो यूएई है और दूसरा सऊदी है। तो यूएई के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैक्ट हो गया, जिसमें कि हम उनसे डॉलर मंगा रहे थे,
सॉरी ऑयल मंगा रहे थे और इन एक्सचेंज हम उनको रुपी में पे कर रहे थे, ठीक है। लाइक वाइज इन सऊदी, अब ये सऊदी के साथ हमारा पैक्ट हुआ ही था, वी जस्ट साइंड ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, बट हमने अभी वो काम शुरू नहीं किया। वो शुरू करते करते अभी अब देखो, ये पहले G20 का G20 की समिट हुई इंडिया में, एंड G20 की समिट खत्म होते होते एक और जो आप कह सकते हैं एक मसला खड़ा हो गया, वो है इसराइल एंड हमास के बीच में या पैलेस्टीन के बीच में, जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ डी डॉलराइजेशन, सो डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है नेट नेट इन सिंपल वर्ड्स कि भाई हम डॉलर को कैसे हम डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको धीरे धीरे कम करें और किस तरीके से लोकल करेंसी में हम ट्रेड करें, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हमने इन कंट्रीज के साथ ट्रेड की, तो अब आप ये मानिए कि हिंदुस्तान में जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का बिल जिसमें बनता है, तकरीबन 25 से 27 बिलियन डॉलर का जो बिल बनता है वो है इंपोर्टेड ऑयल में, और जिसके अगेंस्ट हमारे को डॉलर पे करना पड़ता था। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे हम चल रहे थे अपने ऑयल इंपोर्ट्स में, रुपी में ट्रेड करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिप्लीशन हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक स्टेज में आके एकदम से गिरने के बजाय, क्योंकि अब हम रुपी में ट्रेड कर रहे थे, तो इसका एक और बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व, आज हमारी फॉरेक्स रिजर्व इज इन एक्सेस ऑफ $600 बिलियन। बहुत ज्यादा कंट्रीज नहीं है हमसे ऊपर जिनके पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व हो, ठीक है। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है और हमने डॉलर के ऑयल में डॉलर के अगेंस्ट रुपी में ट्रांजैक्शन शुरू की। तो ये एक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये बहुत जरूरी चीज पूछी कि इसका इम्पैक्ट हमारे रियल एस्टेट में कैसे है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ लीजिए कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद दुनिया में क्या चीजें या किन चीजों की कमी आई। दुनिया में ऑयल की कमी आ गई, ठीक है। ऑयल की कमी आने की वजह से हर जगह पे प्राइसेस बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन हुआ, और इस इन्फ्लेशन को सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज में इस इन्फ्लेशन को सपोर्ट मिला एक और फैक्टर से। उसके लिए हमें 2 साल पहले और जाना पड़ेगा। कोविड के दौरान इन वेस्टर्न इकोनॉमीज में, यूएस में या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, जो उनके फेडरल गवर्नमेंट है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों की जिंदगी में उनको कंफर्ट देने के लिए उनको देयर करेंसी वाज हैंडेड ओवर टू दी नॉर्मल टू दी जनरल पब्लिक। तो लोगों के हाथों में पैसा आया। अब जब लोगों के हाथों में पैसे ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के चांसेस रहेंगे ज्यादा। तो जब कोविड के बाद धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन होने लगी थी, तो एक इन्फ्लेशन लाइक सिनेरियो वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी बन चुका था। उसके ऊपर से ऑयल एम्बार्गो रशिया का, तो प्राइसेस और बढ़ने लगे। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके अगर हम देखें तो क्या हुआ कि यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन का एक, आप ये मान के चलिए, जैसा इन्फ्लेशन उन्होंने पिछले 40 साल 50 साल में नहीं देखा, उस टाइप का एक सिनेरियो बन गया। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक्स, एक बहुत बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ताकि यू आर एबल टू सक द मनी आउट ऑफ द नॉर्मल इकोनॉमी, एंड सो यू आर एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये मैं आपको बहुत ही फंडामेंटली समझा रहा हूँ। आई डिटेल्स में समझने के लिए आप मेरे से बाद में कभी मिल सकते हैं, एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू फर्दर। तो अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ी, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, और जितने भी और एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया में क्या हुआ, कोविड के दौरान भारत सरकार ने लोगों को पैसे हाथ में देने के बजाय उनको जो कमोडिटीज है, खाने पीने का सामान, रोजमर्रा में जो आप रेगुलर यूसेज के जो सामान है, गवर्नमेंट ने वो लोगों को प्रोवाइड किया। खाना पीना, दाल गेहूं चावल, यही आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हर जगह यही न्यूज फैला। तो लोगों के हाथों में पैसे देने के बजाय लोगों के हाथों में उनके जिंदा रहने के लिए जो माध्यम है, खाने पीने की जो जरूरतमंद चीजें हैं, वो सरकार ने प्रोवाइड किया। तो इंडिया में उस तरीके से इन्फ्लेशन नहीं देखा गया जो यूरोपियन कंट्रीज में आज देखा जा रहा है। दैट्स वन। इंडिया में एक और चीज क्या हुआ कि जैसे ये ऑयल एम्बार्गो लगा रशिया से, तो इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएटेड विद द यूरोपियन कंट्रीज कि भाई हमारे अपने पब्लिक के कंसर्न्स हैं, तो हम बेटर रेट्स में ऑयल इंपोर्ट करते चले गए। तो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं वो यहाँ पे नहीं हुआ। प्लस जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे वहां डॉलर देने के बजाय हमने रुपी में ट्रांजैक्शन शुरू की।
अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। इससे क्या हुआ, हमारी जो रुपी में एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई। पिछले 4 सालों में अगर हम देखें, इंडियन रुपी हैज डन वेल अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल करेंसीज एक्सेप्ट डॉलर। अब वो डॉलर, वो आपको समझना पड़ेगा, वो अलग से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अभी जो जो प्रोसेस चल रहा है, यूएस इकोनॉमी में काफी सारे कंसर्न्स हैं जिसको हैंडल करने के लिए यूएस धीरे धीरे जो दुनिया भर में जो डॉलर का स्प्रेड है, दे आर ट्राइंग टू सक दैट डॉलर आउट ऑफ द आउट ऑफ सो मेनी कंट्रीज इन अ वे दैट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि अगर सारा करेंसी अगर उनके पास वापस आ गया, सो अगेन इट विल बी टू मच ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द कंट्री, तो वो फिर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट कहीं से कहीं और पहुंच जाएंगे। आपने सुना भी होगा, जैसे यूएस में 3 बैंक्स बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि अगर आपने हाई इंटरेस्ट देना है तो जो सेविंग डिपॉजिट्स आपके पास पड़ी हुई है जिन लोगों की, उनको भी तो अपने हाई हाई इंटरेस्ट वापस करना है ना। तो आपकी जो उससे क्या हुआ, ये एक बड़ा पिक्यूलियर सा सिचुएशन यूएस में तैयार हो गया। अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ, और वो रिजॉल्व होते हुए दिख भी नहीं रहा, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं यूएस इकोनॉमी के, क्योंकि यूएस इकोनॉमी का स्प्रेड इतना ज्यादा है कि दुनिया भर में कोई भी एक इशू आती है उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट यूएस में आता ही है, और यूएस में किसी भी तरीके से इम्पैक्ट आने से उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में फैलता है। जो जो कंट्रीज यूएस के साथ डील करती है, सब सब तक वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो नेट नेट हम 3 चीजें समझते हैं। कोविड के बाद जो एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बनी, सेकेंड जो इंटरनेशनल ऑयल इंपोर्ट की वजह से जो एक, या ऑयल महंगा हो गया उसकी वजह से इन्फ्लेशन इम्पैक्ट बढ़ी, एंड इंडिया में हमारे को एक मौका मिल गया कि हम कुछ कंट्रीज से जिनसे हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, उनसे ऑयल के बजाय, डॉलर देने के बजाय हमने रुपये में ट्रांजैक्शन शुरू किया। तो ब्रॉडली आप ये मान के चलिए कि ये डी डॉलराइजेशन इस तरीके से हिंदुस्तानी इकोनॉमी में ये शुरू हुआ, और आप, ये अनस्टॉपेबल है, ये होगा, इसको रोक नहीं सकते। इसका इम्पैक्ट इंडिया के लिए अच्छा है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये इतने आसानी से अपने गिरफ्त से हमारे को बाहर निकलने नहीं देंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वो अपने स्टेप्स ले रही है, बट करेंसी में, लोकल करेंसी हमारी वो स्ट्रांग होती जा रही है। और आप पूछिए, आपको और कुछ आपको समझ में आया इससे? बिल्कुल। तो मतलब अगर हम देखें, देखिए क्या है कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर कोविड, हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक उछाल है। आप रोज पेपर में पढ़ते हो कि लग्जरी रियल एस्टेट की एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। अब किसी भी चीज़ में डिमांड अगर होगी, और अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट है, स्पेशली 2008 के लेमन ब्रदर्स मेल्टडाउन के बाद, अब डेवलपर्स भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने सप्लाईज को रेस्ट्रिक्टेड मोड में रखा है। ये नहीं, अथाह सप्लाई नहीं है कहीं पे भी, किसी भी मार्केट में, वेदर इट इज दिल्ली एनसीआर मार्केट, और मुंबई पुणे मार्केट, हैदराबाद मार्केट, और द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया विच इज बैंगलोर मार्केट, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक्सेस में सप्लाई है। सप्लाई बहुत ही कंट्रोल्ड है, और डिमांड है मार्केट में। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ये, आप ये कह सकते हैं, अनसर्टिनिटीज हैं, उसकी वजह से बहुत सारे एनआरआईज, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ये लोग दे आर पुटिंग देयर मनी बैक इन इंडिया। सो 2022 में हिंदुस्तान में तकरीबन $100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस आया। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा यहीं पे इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है। तो वो जो पैसा यहाँ पे है उसमें काफी पोर्शन, परसेंटेज में तो मैं आपको नहीं कह सकता, बट इट इज इन द एग्जैक्ट परसेंट नहीं कह सकता, बट इट इज इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 27% to 35% विच इज गोइंग बैक इन टू रियल एस्टेट। तो मतलब ये जो पैसा है जो बाहर से हिंदुस्तान में आ रहा है, उसकी एक वो एक डिमांड क्रिएट कर रहा है रियल एस्टेट मार्केट। प्लस जो हमारी कैप्टिव ऑडियंस है, जो हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी जो बायर्स हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। दो, तीसरा क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी हम कह सकते हैं, बिकॉज आज इंडियन इकोनॉमी एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्टअप की बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न है, मतलब इन एक्सेस ऑफ $1 बिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जितने भी एनआरआईज हैं बाहर, उनका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया में आके अपने बिजनेसेस को सेटअप कर रहे हैं।
which is causing a great demand for both residential spaces, luxury residential spaces, as well as office spaces in the Indian real estate market. सो जैसे देखिए मैंने आपको आज बेसिकली एक ओवरव्यू दिया है। इससे ज़्यादा समझने के लिए आप ये जो सेशन है वी कैन डू इट अगेन इन द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट क्लास। तो उससे क्या होगा आपको और क्लैरिटी आएगी एंड इन डेप्थ हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और कमेंट्स हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप अपना कमेंट कर सकते हैं एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद आवर सजेशंस और आवर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, थैंक यू।